किस कौन-कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है के और एल के कैपिटल और लेबर के जो हम खास क्वांटिटी जो आउटपुट की प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइसोकॉस्ट की इंफॉर्मेशन जो है आफ्टर नोइंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल to produce certain output, we now need to consider the cost or dollar outlay for each possible combination. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि हर कॉम्बिनेशन का की कॉस्ट कितनी होगी। उसके लिए हमें कौन सी जो है वो चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, आइसो कॉस्ट का। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट ऑप्टिमल रेट्स ऑफ के एंड एल इनपुट्स वेयर द कॉस्ट इज मिनिमम। हमारा पर्पस क्या है, हम देखना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि हर कॉम्बिनेशन, जब हमें पहले पता चला कि ये कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, फिर हमें उन रिलेटेड कॉम्बिनेशंस की कॉस्ट का भी अंदाज़ा लग गया, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन पे हमारी कॉस्ट मिनिमम। ठीक है, दिस इज डन यूजिंग प्रोडक्शन आइसोकॉस्ट आईसीस फॉर एनी गिवन कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट पे द आईसी लाइन डिफाइंस कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल इनपुट्स दैट कैन बी बॉट फॉर सी। तो आइसोकॉस्ट क्या है, आइसोकॉस्ट लाइंस बेसिकली ये आपको बताती हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी कॉस्ट है, मिसाल फर्ज करें आप एक एक बजट अपनी जो है वो फिक्स कर दें कि आपकी जो प्रोडक्शन बजट है, से फॉर एग्जांपल 1500 रुपए या 1500 है। तो आउट ऑफ 1500 आप के और एल के कितने जो है वो जितने भी कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं, उन सब की जो डिटेल होगी वो हमें आइसोकॉस्ट की लाइन से मिलेगी। तो कैसे हम आइसोकॉस्ट को हम अब फर्दर थोड़ा ये समझें, आइसोकॉस्ट कैसे ड्राइव करते हैं या उसको किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। फर्ज करें सपोज हमारे पास ये तीन चार वेरिएबल्स हैं, सी इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि ये टोटल कॉस्ट है जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, एंड के इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ कैपिटल, एल इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ लेबर एंड आर इज इक्वल टू यूनिट प्राइस ऑफ के, यानी कि आपकी ये प्राइस ऑफ कैपिटल है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू वेज रेट या के यूनिट प्राइस ऑफ एल या लेबर की प्राइस। देन हम ये एक फंक्शन, ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ये टोटल कॉस्ट जो हमारी होगी वो बराबर होगी आर टाइम्स के, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारे पास के हैं, और पर यूनिट कॉस्ट। तो ये टोटल कैपिटल की कॉस्ट मिल जाएगी, और प्लस मल्टीप्लाई कर दें, प्लस करते हैं इसमें आपकी लेबर की कॉस्ट। तो लेबर की टोटल यूनिट मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट लेबर, तो ये टोटल लेबर कॉस्ट मिल जाएगी और ये टोटल कैपिटल कॉस्ट मिल जाएगी। इन दोनों को एड अप करें तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इफ आर इज इक्वल टू 3 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, आपकी कैपिटल की कॉस्ट 3 रुपए है और आपकी वेज रेट जो है वो 2 रुपए है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर गिवन दिस कॉस्ट, आप के आप जो है वो 10 यूनिट्स लेते हैं और 5 यूनिट्स ऑफ लेबर होते हैं, विल कॉस्ट 40। तो इफ यू वांट टू नो कि आप अगर आप इस कॉस्ट पे फर्ज करें डब्ल्यू गिवन डब्ल्यू, ये आपकी आर की वैल्यू है, ये आपकी डब्ल्यू की वैल्यू है। ये समझ लें 3 रुपए आपको पर यूनिट कैपिटल का पड़ रहा है, 2 रुपए पर यूनिट आपको लेबर का पड़ रहा है। 10 यूनिट आपने कैपिटल ले लिए, 5 यूनिट आपने जो है वो 5 यूनिट आपने लेबर के ले लिए। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी? टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 40। ठीक है? तो अच्छा, अब थोड़ा हम इस फंक्शन को, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन। देखिए ये इक्वेशन बना रहे हैं हम, आउट ऑफ दिस हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है ना, वो हमारा फॉर्म कौन सा होता है, y इज इक्वल टू जो स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो आई कैन रीड्रॉ दिस, आई कैन रीराइट दिस फंक्शन हियर इन द फॉर्म ऑफ के। अगर मैं के लिए लिखूं सॉल्विंग फॉर के, तो के विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये फर्ज करें सी नॉट ओवर आर, जो कि कैपिटल ऑफ आर है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं फॉर के, तो ये सी नॉट ओवर आर हो जाएगी माइनस आर डब्ल्यू ओवर आर टाइम्स एल। तो ये मेरे पास देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, दिस इज़ व्हिच इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, ये आइसोकॉस्ट की इक्वेशन है। ये मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज़ इक्वेशन फॉर द आइसोकॉस्ट व्हिच इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो कि मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू a प्लस bx। तो इसमें मेरा जो ये फैक्टर है c नॉट ओवर r, ये मेरा फैक्टर इसका इंटरसेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं फर्ज़ करें ये मेरी लाइन है, तो ये जो मेरा
ये जो फैक्टर है y इंटरसेप्ट, ये मेरा a कहलाता है, ठीक है, और a किसके बराबर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ओवर r, ठीक है। r क्या है मेरे पास जो है वो r इज द रेट ऑफ जो पर यूनिट प्राइस ऑफ कैपिटल, और मेरे पास बीटा इसका स्लोप, दिस इज द स्लोप, ये बीटा मेरा स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेज रेट एंड आर। Hendak aku dia ni tanya aja. यस प्लीज, एनी क्वेश्चन? So I had this equation for total cost, for total which was equal to total capital cost of capital plus cost of labor। तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल रही थी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इस प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं अगर इसको अगर मैं आइसो कॉस्ट फंक्शन में रखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जिसमें मुझे दो फैक्टर मिल रहे हैं, ये मेरा ए है यानी कि वाई इंटरसेप्ट है, और ये जो फैक्टर है ये मेरा बी है या बीटा है यानी कि स्लोप है, और ये एल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ फॉर एग्जांपल विथ दिस गिवन, मैं अगर एल की कोई भी क्वांटिटी, ये मेरे पास डिटरमिन है, एल की कोई भी क्वांटिटी में डालूंगा तो मुझे के की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो मुझे क्या मतलब, अगर मैं ये फंक्शन बनाना चाहूँ के और एल का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे फ़र्ज़ करें मैं एल 0 रखता हूँ, तो आप इस फ़ंक्शन में एल को 0 रख दें, तो आपकी के की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप एल को 1 करें, तो आप फ़र्ज़ करें के की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से यू कीप ऑन, तो यू कैन मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन के इसके बेसिस पे कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। द रेशियो, अब ये देखें, ये जो रेशियो है ये इसका स्लोप है, और द रेशियो, इस रेशियो को रिवर्स कर दें, माइनस आर ओवर डब्ल्यू इज द रेट एल कैन बी एक्सचेंज फॉर के। अगर इस स्लोप का अगर मैं इसका जो है वो इसका जो है वो रेसिप्रोकल लूं, तो ये माइनस डब्ल्यू ओवर आर है, तो ये इसका माइनस आर ओवर डब्ल्यू जो है, दिस विल बी द रेशियो फॉर एक्सचेंजिंग एल फॉर के इन द मार्केट, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई? सवाल है तो पूछ सकते हैं। if I want to draw iso cost, समझ लीजिए मेरे पास एक लाइन है, तो अब ये मेरे पास ये फंक्शन है, गिवन w इज इक्वल टू 2, r इक्वल्स 3 एंड c इज इक्वल टू 40। मेरे पास 40 रुपए अवेलेबल है टोटल कॉस्ट पे, 2 रुपए मेरे पास कॉस्ट है वेज यानी कि लेबर की, और 3 रुपए मेरी पर यूनिट कॉस्ट है कैपिटल। तो अगर मेरे पास टोटल 40 रुपए हैं, तो मैं किस तरीके से इसको जो है वो अपना हाउ कैन आई मेक वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ के इन एल गिवन दिस। तो मैं इसको इस इक्वेशन में लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 40 और 3k, यानी कि ये मेरी टोटल के की प्राइस है, ये टोटल एल की प्राइस है। इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा के तौर पे, ये मैंने इक्वेशन या फंक्शन के फॉर्म में लिखा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे आपको पता है कि इफ आई वांट टू ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन, मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे दो चीजें सिर्फ चाहिए, एक मुझे वाई इंटरसेप्ट चाहिए और दूसरा मुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट की अगर वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी, तो मैं सिंपली उसको आपस में कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरी आइसोकॉस्ट लाइन हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि मेरे आइस वाई इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको एक्स की वैल्यू 0 करनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि एल की एक्स की वैल्यू 0 से मुराद क्या है कि आपको एल की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। आप ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एल एक्स को शो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले एल को 0 करके देखें, एल को आपने 0 कर दिया तो के की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है जी। तो आपको ये वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि इसी फंक्शन को के को 0 करके आप एल की वैल्यू मालूम करते हैं, तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से इसको इसको इस इन दोनों एक्स और वाई इंटरसेप्ट को ले लेते हैं तो आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो वो आपकी आइसोकॉस्ट लाइन है। तो मेरे पास ये कौन सी है, दिस इज, आप ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो है, दिस इज, मैंने आपको बताया कि ये आपकी 13.3, और ये आपका एल, इसको 40/30 को आप कर दें तो ये, अगर ये एल की वैल्यू 0 कर दें तो के कितने के बराबर हो जाएगा, 13.3। तो ये आपकी वाई इंटरसेप्ट आपको यहाँ पे मिला। जब के 0 हो जाएगा तो आपकी एल जो है वो 20 हो जाएगी।
तो ये जो लाइन है, दिस लाइन is actually the isocost line and we can draw this line by this method. Clear है? कोई सवाल है तो पूछ। ओके जी, अब थोड़ी और इसको मैं आगे लेके जाता हूँ एनालिसिस को, एनालिसिस फॉर चेंजेस इन कॉस्ट। अब क्या होगा अगर आइसो कॉस्ट में लेट अस सी कि अगर मुख्तलिफ चीज़ों को हम इफ यू वांट टू फॉर करें, इफ यू वांट टू see what will be the change in ISO cost अगर मैं कॉस्ट मेरी चेंज हो जाए या मेरी इनपुट प्राइसेस चेंज हो जाए। तो पहले मैं देखता हूँ एनालिसिस ऑफ चेंज इन कॉस्ट। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? कॉस्ट मेरी 40 थी, मैंने कॉस्ट को 40 रखा था, ठीक है जी। तो 40 पे मेरा जो 40 पे ये देखें, 40 पे मेरा जो इक्वेशन थी वो ये थी, द सेम इक्वेशन आई एम ड्राइंग हियर, ठीक है। लेट मी पुट इट दिस इक्वेशन में आपके लिए। हाँ जी, एक सेकेंड। ये जो इक्वेशन है ना, ये गिवन के फॉर है, तो इसको कहना है जस्ट एक सेकेंड, मैं आपकी आसानी के लिए ज़रा इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँ और तो मेरे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। तो जब मेरे पास अब व्हाट आई हैव टू डू, ऑल अदर थिंग्स आर सेम, ठीक है जी। आर की वैल्यू 3 है, आर इज इक्वल टू 3 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, और मेरे पास के की वैल्यू, अब सॉरी कॉस्ट की वैल्यू मैं चेंज करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरी कॉस्ट 40 है, तो यहाँ पे अगर 40 है तो सी इज इक्वल टू 40, बाकी ये वैल्यू सारी सेम है, तो ये मेरा फंक्शन ये है। 50 पे देखें ये क्या, अब लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस इन 50। अगर मैं कॉस्ट को 50 तक लेके जाता हूँ, यानी कि बजट को थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो बाकी सारी चीजें ये सेम रह रही हैं। ये 2/3 सेम है, एल ये फैक्टर ये सेम है। फर्क किस में आ रहा है? सिर्फ 40/3 यहाँ पे है और यहाँ पे 50/3 है। तो इसका मतलब है कि फर्क सिर्फ कि कहाँ पे आ रहा है, इंटरसेप्ट में फर्क आ रहा है, इंटरसेप्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। और स्लोप आपका ये 2/3 स्लोप है, स्लोप आपका सेम रहेगा और इंटरसेप्ट में चेंज आ जाएगी। फर्ज करें 40 से मैं बजट को कम करता हूँ, 30 कर देता हूँ, तो ये आपका सॉरी ये यहाँ पे आना चाहिए 30, ये माय मिस्टेक, ये 50/3 है, इट शुड बी 30/3। तो आप देखें कि ये 30/3 हो जाएगा। तो और बाकी ये जो स्लोप टर्म है ये सेम रह रहा है, आपका इंटरसेप्ट टर्म चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि ये चेंजेस आ जाएंगी। तो जो आपकी इनिशियल आपकी जो जो स्टेज इनिशियल आपका जो थी वो ये थी, आपने जब इंक्रीज बढ़ा दी तो ये आपकी आइसोकॉस्ट शिफ्ट आउटवर्ड, जैसे हमने पढ़ा था शिफ्टिंग आउटवर्ड, और ये आपका शिफ्टिंग इनवर्ड, ठीक है जी। ये 30 पे आपका है, ये आपका 50 पे है। तो दिस इज हाउ व्हेन दिस इज द चेंज ऑफ, तो आपका स्लोप चेंज रहेगा, आपका बजट बढ़ाएंगे तो आपकी ये जो है वो आइसो कॉस्ट आगे चलते जाएंगे, अगर कम करेंगे तो आइसो कॉस्ट इस तरफ चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? what I am going to do now, I am seeing, I am analyzing the changes in the wage rate, ठीक है जी। चेंजेस इन द वेज रेट से हमारी मुराद क्या है कि बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ वेज रेट तब्दील हो जाएगा। तो अगर वेज रेट तब्दील हो रहा है तो लेट अस सी व्हाट आर द इफेक्ट्स। तो मेरे पास कास्ट 40 है सेम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 2, आर इज इक्वल टू 2 सेम है। वेज रेट में 3 रुपए से बढ़ा के 5 रुपए पे लेके जा रहा है। तो अब मेरे पास जो जो ये एक ये जो फंक्शन आएगा, ये फंक्शन देखें, फंक्शन का फॉर्म देखें, 40/2, 40/2 यहाँ पे दोनों में सेम है, 3 से 5 में जा रहा हूँ, ये 40/2, ये भी 40/2, यानी कि आपके इंटरसेप्ट सेम रहेगा। इंटरसेप्ट आपका वाई इंटरसेप्ट आपका सेम रहेगा, वाई इंटरसेप्ट यानी कि के का जो इंटरसेप्ट है वो सेम रहेगा। और आपका यहाँ पे 3/2 से यहाँ पे चेंज आ रही है 5/2,
तो 3/2 यानी कि स्लोप चेंज हो जाएगा। जब स्लोप चेंज हो जाएगा तो आप देखें इफेक्ट क्या आ रहा है। इफेक्ट ये आ रहा है कि पहले आपकी लाइन ये थी, ये आपकी लाइन थी पहली लाइन, ठीक है जी, ये। और अब आपकी लाइन जो है वो ये है, यहाँ से लेके। तो देखें, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, पहले आपकी लाइन ये थी, ये दिस वाज द फर्स्ट लाइन, ये आपका फर्स्ट लाइन थी, अब ये सेकंड लाइन आपकी ये है। तो पहले आप जो है वो आप इनवर्ट आ गए। तो यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ रहा है, स्लोप भी चेंज हो रहा है और एक्स इंटरसेप्ट भी चेंज हो रहा है। तो आप देखें एनालिसिस देखें, चेंज इन स्लोप, ठीक है, एक तो स्लोप पे चेंज आ गई, दूसरी चेंज इन एक्स इंटरसेप्ट और इनपुट रेट ऑफ एल, ठीक है जी, आपकी आपके इनपुट रेट एल के तब्दील हो जाएंगे जब ये स्लोप चेंज होगा जाएगा तो। और के ऊपर क्या हो रहा है, के ऊपर के नो चेंज इन वाई इंटरसेप्ट और इनपुट रेट ऑफ के। तो आपका वो ओवरऑल तो इसमें चेंज आएगी। देखें यहाँ पे फर्ज करें इस क्वांटिटी को देखें और अगर फर्ज करें यहाँ पे देखें तो फर्क है, ठीक है। के रिमेन सेम, के रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स एंड आपकी जो है वो एक्स के अंदर जो है वो हर फंक्शन में चेंज आ रही है। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ व्हेन वी हैव चेंजेस इन वेज रेट। सिमिलरली इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर हम जो है वो इफ वी वांट टू चेंज द वेज रेट, नहीं, अब मैं आपकी जो है वो कैपिटल रेट यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं चेंज कर दूं, तो देखें मेरे पास अब वेज सेम है, कॉस्ट वही 40 है, वेज मेरे पास 5 है, और अब मैं आर को चेंज कर रहा हूँ, आर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 to 3। तो मेरे पास क्या आ रहा है जी, ये आपकी आर इज इंक्रीजिंग, देखें ये 5/2 है तो ये 5/3 हो जाएगा, ये 40/2 है तो ये 40/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि चेंज इन स्लोप, स्लोप भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट भी चेंज हो रहा है। तो ये स्लोप और बाय इंटरसेप्ट चेंज कैसे हो रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आप यहाँ पे थे, ये फर्स्ट आपकी जो फंक्शन था, ये अब आप नीचे आ, ठीक है जी। तो चेंज इन वाई इंटरसेप्ट और इनपुट रेट ऑफ के, नो चेंज इन एक्स रेट, और एक्स पे कोई चेंज नहीं। तो जब अब इससे फर्क क्या होगा, जब मार्केट में अब इसकी 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 इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब मार्केट में प्राइसेस चेंज होंगी तो इनपुट रेट्स में क्या जो है वो इम्पैक्ट आएगा। तो अगर जो है वो वेज रेट्स तब्दील हो जाएंगे, ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेज रेट सस्ता हो गया या महंगा हो गया, लेबर अगर सस्ता या महंगा हो गया, तो आप ज्यादा लेबर की क्वांटिटी ले सकते हैं उसी प्राइस में, ठीक है। लेकिन अगर लेबर महंगा हो गया तो आप कम लेबर ले सकते हैं उसी प्राइस में, तो जो रेशो आपस में सब्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखें, कैपिटल अगर आपकी महंगी हो गई तो उसी आप कॉस्ट में रहते हुए कम यूनिट लेबर जो है वो ले सकेंगे, और आप अगर वो सस्ती हो गई तो आप ज्यादा कैपिटल के यूनिट ले सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, अब हम आते हैं, अगर कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे जाऊं प्लीज। टू फाइंड आउट आवर ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने क्या किया था जी, हमने ये देखा, हमने शुरुआत कहाँ से की। हमने फर्ज करें एक खास क्वांटिटी को जो है वो प्रोड्यूस करना है तो उसकी पहले आइसो कॉस्ट ली, फिर एक खास प्राइस के अंदर करनी है तो उसका आईसी लिया। अब हमें आईक्यू भी अवेलेबल है, हमारे पास आईसी भी अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि आपके पास आइसो कॉन्ट भी है और आपके पास आइसो कॉस्ट भी है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज टू टूल्स वी कैन नाउ determine what is the optimal input combination of K, L and K and L. So optimal input rates of K and L can be determined using IQ and IC information. IQ फंक्शन गिव्स, अब IQ क्या बताता है, IQ का मैंने आपको बताया था, ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन बताता है, ये इंजीनियरिंग है, यानी कि ये आपको ये बताता है प्रोडक्शन फंक्शन की मालूमात आपको, कि आपको कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आप जो है वो एक गिवन क्वांटिटी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे, तो दिस इज प्योरली टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग डेटा। और आईसी क्या करता है, वो आपको मार्केट इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि कॉस्ट रिलेटेड डेटा देता है कि वो उस कॉम्बिनेशन में
कितना उसकी कोई, वी हैव डिस्कस दिस बिफोर। अच्छा, अब कंबाइनिंग आई क्यू एंड आई सी गिव्स ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल वेयर कॉस्ट इज मिनिमम। फर्ज करें, अब हम एक मिसाल के तौर लेके आते हैं, फर्म वांट्स टू डिटरमिन ऑप्टिमल रेट ऑफ के एंड एल टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मिसाल के तौर पे हमारा अब हमारा जो है वो इंटरेस्ट क्या है कि वी वांट टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि मैं एक आइसो कॉस्ट बनाऊंगा, सॉरी आइसोकॉन बनाऊंगा, जो कि मुझे मुख्तलिफ के और एल की वैल्यूज देगा, जो सारी की सारी वैल्यूज मुझे हेल्प करेंगी 10 यूनिट बनाने में। तो दिस इज माय आईक्यू, ये मैंने बना दिया, ठीक है जी। तो अच्छा, पॉइंट अब आप, ये आपको मिल गई। अब देखें मेरे पास जो है वो, फर्ज करें फर्ज करें ये, अब मैंने यहाँ पे जो है वो, अब और मेरे पास जो बजट है, अब आई डोंट नो मेरी बजट क्या है, लेकिन मुझे अब जो है वो 10 यूनिट बनाने हैं। तो 10 यूनिट में यहाँ पे बना सकता हूँ। फर्ज करें ये मैं आपको, ये यहाँ पे 10 यूनिट बना सकता हूँ। दूसरी पॉइंट ये वाली है, तीसरी पॉइंट ये वाली है, ठीक है। ये जो आइसो कॉस्ट आपका है, दिस इज आइसो कॉस्ट फॉर 10, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि let us see. Point A, B, and C represent three different combination of K and L that produce 10. ये आपकी A है, ये B है, ये C है, ये आपकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके बीच में ये जितनी भी दूसरी कॉम्बिनेशन है, फर्ज करें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारी की सारी 10 को रिप्रेजेंट करती हैं। दस दे फॉल ऑन 10 यूनिट आइसोकॉन। तो ये 10 यूनिट आइसोकॉन मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कंपेयर द कॉस्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट लाइंस बनाऊंगा, मुख्तलिफ कॉस्ट लाइंस। ये मेरे कॉस्ट लाइंस है, ठीक है जी। ये मेरी सारी कॉस्ट लाइन है। अब ये मेरे कॉस्ट लाइन मुझे मिल रही है, ठीक है। तो फर्ज करें, अब ये भी मेरे पास कॉस्ट लाइन है, ये मेरी कॉस्ट लाइन 100 की है, ये मेरी कॉस्ट लाइन फर्ज करें 150 की है, और ये मेरी 200 की है। अब देखें ये, अब इसको मैं थोड़ा अगर रिफाइन करके लिखूं, तो मैं फर्ज करें यू मेरा ये आपकी है, और इस पे अगर मैं कॉस्ट, आइसो कॉस्ट अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं, तो ये मुख्तलिफ आइसो कॉस्ट हैं। फर्ज करें ये सारा आपका जो है वो, अब देखिए मजे की बात ये है कि ये सिंपलीफाई इसको मैं अगर करूं, तो ये 10 यूनिट का, ये सारे ये 10 यूनिट की कॉम्बिनेशन बन रही है, ये 10 यूनिट की कॉम्बिनेशन बन रही है, ये 10 यूनिट की कॉम्बिनेशन बन रही है, फिर ये बन रही है, और ये सारे के सारे जो आइसो क्वांट है, ये सारा का सारा 10 यूनिट को शो कर रहा है। मुझे देखना पड़ेगा कि ये 10 यूनिट मुझे किस कॉम्बिनेशन में सस्ते पड़ रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरी ये है, ये सारी कॉम्बिनेशन है। अब मैं देखूंगा आइसो कॉस्ट को। आइसो कॉस्ट लाइंस मेरी देखें, जिससे जैसे आइसो कॉस्ट लाइन ऊपर चलती जाएगी, वैसे वैसे मुझे महंगी पड़ती जाएगी। तो फर्ज करें मेरे पास ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरे पास 100 का है, फर्ज करें ये मेरे पास 200 का है, ये 300 का है, ये 400 का है। अब ये देखें, ये जो कॉम्बिनेशन है 10 यूनिट की, मुझे किस किस आइसो कॉस्ट पे पड़ती है, 400 रुपए पे पड़ती है। ये 400 रुपए का मुझे पड़ता है कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। और ये वाला देखें, ये वाला मैं 10 यूनिट ही बना रहा हूँ, लेकिन ये वाला मुझे 300 पे आता है। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये फर्ज करें 200 पे आता है, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भी फर्ज करें 300 पे, 400 पे। तो सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन कौन सा पड़ रहा है मुझे? मुझे जो सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन पड़ रहा है, ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि मेरा जो पर्पस क्या है, कि मैं ये 10 यूनिट कम से कम कॉस्ट में कैसे बना सकता हूँ। तो विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन, या विच इज द मोस्ट, मुझे ये 200 रुपए का पड़ रहा है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल। तो आप यहाँ पे भी देखें, मैंने आपको ये इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखें ये ए कॉम्बिनेशन आपका है, ये बी है, ये सी है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो देखें 10 10 का आइसोकॉन्ट है। लेकिन अब मैं जब आइसोकॉस्ट जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो 150 के आइसोकॉस्ट पे मिल रहा है, और ये सी भी मुझे 150 पे मिल रहा है,
लेकिन ये बी वाला जो कॉम्बिनेशन है मुझे 100 की आइसो कॉस्ट पे मिल रहा है, यानी कि इस कॉम्बिनेशन पे मेरी जो टोटल कॉस्ट होगी कैपिटल और लेबर पे वो 100 होगी। तो ऑब्वियसली मैं किस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करूंगा, ए बी, और ये आपका ए बी और सी के अंदर मैं ऑब्वियसली बी को प्रेफर करूंगा क्योंकि ये मुझे 100 रुपए का पड़ रहा है। इज इट क्लियर? अब हमने यहाँ पे ये तो डिटरमिन कर दिया कि बी हमारे लिए ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम रूल कैसे बनाएं? व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल प्रिंसिपल, कि हम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? देखें, नोट दैट बी इज टेंजेंसी पॉइंट वेयर आई क्यू मीट्स आई सी। ये आप देखें, ये टेंजेंट ही है। ये व्हाट इज टेंजेंट लाइन? वी नो टेंजेंट लाइन क्या होती है। अगर आप किसी भी फर्ज करें ये एक सर्कल है, तो अगर सर्कल को ये एक लाइन जो इसको बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, तो दिस इज टेंजेंट लाइन। जो इसको 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 अगर बीच में से क्रॉस करती है तो उसको शायद सीकेंट या कुछ कहते हैं। तो बहरहाल वो जो भी है, लेकिन ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, और यही आपका जो है वो ये आपकी टेंजेंसी पॉइंट कहलाती है। दिस टेंजेंसी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it is tells you the condition, this is the condition for optimality। इसका मतलब फर्दर क्या मैं ले सकता हूं? देखें, ये जो टेंजेंसी पॉइंट है इसका मतलब दूसरा ये है कि यहाँ पे आइसोकॉन्ट का जो जो स्लोप है वो बराबर हो जाता है इसके कर स्लोप के साथ, आइसोकॉस्ट के कर्व के साथ। ठीक है, स्लोप के साथ। तो ये जो टेंजेंसी पॉइंट है दिस इज इंपॉर्टेंट, और नाउ नोट दैट बी इज द टेंजेंसी पॉइंट वेयर आई क्यू मीट्स आई सी, और वेयर स्लोप ऑफ आई क्यू यानी कि एम आर टी एस इक्वल स्लोप ऑफ आई सी यानी कि रेशियो ऑफ इनपुट्स प्राइसेस कॉस्ट ऑफ लेबर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये मैंने एम आर टी एस लिखा था। तो एम आर टी एस किसके बराबर है? ये एम आर टी एस आपका ये स्लोप ऑफ आई क्यू किसके बराबर है? एम आर टी एस और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और आपको याद होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसके बराबर था? वो था चेंज इन ए डिवाइडेड बाय चेंज इन एल। तो जब ये चेंज इन एल के डिवाइडेड बाय चेंज इन एल इज इक्वल टू, ये मेरे पास अब डब्ल्यू ओवर आर, ये रेशियो आपका आ गया। तो ये इसका स्लोप है, दिस इज द स्लोप ऑफ आई सी एंड दिस इज स्लोप ऑफ एम आर टी एस। ये जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो टेंजेंसी पॉइंट कहलाएगी, और ये जो टेंजेंसी पॉइंट है ये ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि आपकी जो जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट, आपकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी आप यहाँ पे, अगर ये चीज ये जो कंडीशन वायोलेट होगी, फर्ज करें अगर मैं लिखूं मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि एम आर टी एस, ये जो है वो एम आर टी एस इज ग्रेटर देन दिस, अगर ये रिलेशन होगा या ये रिलेशन होगा, तो इसका मतलब है आप इनएफिशिएंसी में, यू आर प्रोड्यूसिंग इनएफिशिएंटली। एग्जाम्पल टू आप देख लें। अच्छा, एक दूसरा इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट विथ बजट कंस्ट्रेंट ऑफ 150। अच्छा देखिए, आपके पहले जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें ये था कि आपको क्वांटिटी आपको 10 थी, उसमें आपको मिनिमम कॉस्ट मालूम करनी थी। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज है, आप क्या चाह रहे हैं कि आप 150 की आपको अब कॉस्ट आपकी बजट जो है वो फिक्स है, अब आप आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो ये दूसरी कंडीशन। तो देखें ऑन, आप अगर इस चीज को देखें, यहाँ पे देखें आपके पास 150 की जो है वो कॉस्ट है, 150। तो इस सिचुएशन को मैं कैसे एनालाइज करूंगा? मुझे अब एक चीज का पता है, मुझे किस चीज का पता है कि मुझे अब आइसो कॉस्ट का पता है। पहले मुझे क्या था? मुझे पहले आई क्यू का पता था। ठीक है, तो जब पहले मैंने एनालिसिस कैसे की थी, मैंने पहले आई क्यू लिया था, आइसो कॉस्ट, फिर मैंने आई क्यू के बाद फिर मैंने मुख्तलिफ आइसो कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर ड्रा किए थे। लेकिन अब इस सिचुएशन स्टार्टिंग पॉइंट किसकी है कि मुझे पहले आइसो कॉस्ट गिवन है, यानी कि मुझे 150 रुपए का ये आइसो कॉस्ट गिवन है। अब मैं क्या करूंगा कि मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ में आइसो पॉइंट्स क्वांट्स लूंगा, आई क्यूज लूंगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये फर्ज करें 20 यूनिट का है, ये 30 का है, ये 40 यूनिट का है। इसका मतलब है
कि यहाँ पे ये जो है 150 रुपए में ये 20 यूनिट बना रहा है और यहाँ पे भी 20 यूनिट बना रहा है। ये यहाँ पे 30 यूनिट बना रहा है, ये भी 30 यूनिट हम इस कॉम्बिनेशन में लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मुझे 40 इसी कॉस्ट पे 40 यूनिट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर मैं जाऊँ, तो मुझे 150 पे 40 यूनिट मिल जाएँगे। तो मेरा पर्पज़ क्या है? मेरा पर्पज़ ये है कि मेरे पास जो गिवन कॉस्ट है उसमें मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट लूँ। तो फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज़ आउटपुट और प्रोडक्ट विथ अ बजट ऑफ 150। तो मैक्सिमम कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ 40 पे, ठीक है? तो ऑन अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, ये वाले एग्ज़ाम्पल को अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल में देखूँ, तो देखें 150 पे आप अगर देखें तो ये आपकी 150 की लाइन है। 150 की लाइन पे ये पॉइंट भी आ रही है और ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। लेकिन इस ए के अंदर क्या हो रहा है, ए आप देखें ये ए आपका आइसोकॉन्ट कौन-सा है? 10 का 10 को यूनिट्स का आइसोकॉन्ट है। तो यहाँ पे आप 150 में अगर ए कॉम्बिनेशन के साथ जाएँगे, तो आपको जो है वो 10 यूनिट मिलेंगे 150 में और सी में जाएँगे फिर भी 10 यूनिट मिलेंगे। लेकिन अगर आप डी कॉम्बिनेशन में जाएँगे तो अब ये आप हायर ये वाला जो है वो हायर आइसोकॉन्ट है, जो कि 20 आपको यूनिट देगा। तो इसका मतलब है व्हाट इज़ द ऑप्टिमल पॉइंट? डी। यहाँ पहले आपकी ये बी थी, अब अगर 150 आपकी कॉस्ट है तो आपको फिर ये डी। तो देखें अब इस दोनों सूरतों में आपने देखा कि जो टेंजेंसी पॉइंट है, अगर आप अगर आपको अगर आप एनालिसिस शुरू करें क्वांटिटी फिक्स करके कॉस्ट मिनिमाइज़ करने की या फिर आप एनालिसिस करें जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट पे सॉरी मिनिमम कॉस्ट गिवन पे मैक्सिमाइज़ आउटपुट। उन दोनों सूरतों में जो ऑप्टिमल कंडीशन है वो टेंजेंसी कंडीशन है, ठीक है? यहाँ पे भी ये टेंजेंसी है और यहाँ पे भी टेंजेंसी है। तो ये जो हमने रूल आइडेंटिफ़ाई किया, ये इन दोनों सूरतों में काबिले कबूल है या दोनों सूरतों में वैलिड है। तो आप देखें ऑन रुपीज़ 150 आई सी द 3 पॉइंट्स A, D and C. Which one would the firm choose? The firm will choose because one firm will choose D because it lies on the higher IQ 20 unit IQ, meaning that with 150 firm can produce 20 units with given cap combination of K and L. ठीक है जी? तो note again the tangency condition, the optimal output is where IC is tangent to IQ. इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये हमारी ऑप्टिमलिटी के लिए यहाँ पे भी वैलिड है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।